हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा के बारे में, जो आपको रीट एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा और बाकी अन्य एग्ज़ाम्स में भी इसकी जो उपयोगिता है वो बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भास धातु में आ प्रत्यय, संस्कृत की भास धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या अर्थ कहना है। ठीक है। भास शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 23वें सूक्त में मिलता है। यानी भाषा शब्द जो है इसका सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ मिला? ऋग्वेद के 7वें मंडल के 23वें सूक्त में मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि सबसे पहले भाषा का जो भाषा शब्द है इसका उपयोग कहाँ मिला? ऋग्वेद में मिला। ये तो ज़्यादा हो जाएगा 7वें मंडल 23वें सूक्त में, बट ये ऋग्वेद में मिला, ये याद रखना आपको जरूरी है। और भास धातु में आ प्रत्यय के योग से ये बना है। अब आती हैं भाषा की कुछ परिभाषाएं। भाषा की परिभाषाएं पाणिनि अष्ट अध्यायी के अनुसार है, जिसके माध्यम से भाषण किया जाए वही भाषा है। ये परिभाषा दी है पाणिनि ने। अगली है पतंजलि की परिभाषा, वक्ता की वाणी ही भाषा कहलाती है। वक्ता की जो वाणी है वही भाषा कहलाती है। आगे है कामता प्रसाद गुरु, जिन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, उनके अनुसार या और मानक हिंदी व्याकरण में भी यही परिभाषा है कि वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार को ग्रहण करता है, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। अगली परिभाषा है वेकेंद्रिय के अनुसार। वेंद्रिय के अनुसार जिन ध्वनि प्रतीकों द्वारा मन के विचारों को व्यक्त किया जाता है, उन ध्वनि प्रतीकों को भाषा कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। अब है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं मुख्यतः, तो मौखिक और लिखित। भाषा के विकास में मौखिक रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बात याद रखने ही कि भाषा का जो विकास होता है उसमें मौखिक रूप सर्वाधिक उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। लिखित रूप भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मौखिक रूप है, पर स्थायित्व प्रदान मतलब लिख देते हैं तो कोई चीज़ स्थायी हो जाती है, जैसे उसी तरह लिखित रूप भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। अब आते हैं भाषा के भेद। तो भाषा के काफ़ी सारे भेद होते हैं, जिनमें पहला है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, कूट भाषा, आधार भाषा, आधेय भाषा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा, संपर्क भाषा, प्रचलित भाषा, मृत भाषा, सांकेतिक भाषा, विभाषा और बोली। ये कुछ भाषा के प्रकार हैं जो हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों मातृभाषा। बच्चा जन्म लेने के उपरांत अपने माता पिता, परिवार व समाज से पहली बार जिस भाषा को सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। यानी कि बच्चा जिस घर परिवार परिवेश में रहता है, अपने आसपास के लोगों को जिस भाषा में बोलता हुआ सुनता है, वही उसकी क्या होती है? मातृभाषा होती है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मातृभाषा। यानी बच्चे का जो मानसिक विकास है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है? मातृभाषा ही होती है। मातृभाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए माता का दूध आवश्यक होता है। महात्मा गांधी ने ये कथन कहा है कि जैसे शारीरिक विकास के लिए माता का दूध आवश्यक होता है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए मातृभाषा भी जरूरी होती है। इस संबंध में मारिया मोंटेसरी ने यह कहा है कि मातृभाषा वह वैसाखी है जिसके माध्यम से मनुष्य उन्नति रूपी सीढ़ियों को पार करता है। मातृभाषा एक हो सकती है
यानी एक ही हो सकती है, ये नहीं कि मातृभाषा 2-3 हो सकती है, मातृभाषा एक ही हो सकती है। मातृभाषा को प्राथमिक भाषा भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगली भाषा है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को किसी देश की बहुसंख्यक जनता बोलती है, वह समझती है अथवा उसमें व्यवहार करती है। व्यवहार का मतलब होता है बातचीत करती है, अपने डेली के जो कार्य होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो उसी भाषा में होता है। तो वो क्या कहलाती है? देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे जो है राष्ट्रभाषा है वो एक ही हो सकती है, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा एक भाषा बोली जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और ये जो राष्ट्रभाषा है इसको कोई संवैधानिक प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती कि संविधान में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी को भारत की 67% जनसंख्या बोलती है, वह समझती है, अतः हिंदी स्वतः ही भारत की राष्ट्रभाषा है। कोई पूछे कि अपने भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो वो होती है हिंदी, ठीक है। भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली कि संवैधानिक प्रावधान जरूरी नहीं होता है राष्ट्रभाषा के लिए। आगे है राजभाषा, शासकीय प्रशासकीय भाषा। संविधान अथवा संसद द्वारा जिस भाषा को राजकारी या शासनकारी की भाषा घोषित कर दिया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। राजभाषाओं संबंधी प्रावधान संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है और 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में वर्णित है। राजभाषाओं के विकास के लिए 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे B.G. खेर। इसके प्रथम अध्यक्ष थे B.G. खेर। अब तक हमने पढ़ ली मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो राजभाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान की ज़रूरत है। जो भाषा कार्य संसद मतलब सब जगह काम काज में यूज की जाती है वो राजभाषा होती है। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान होते हैं। फिर आती है अपनी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो होती है किसी भी राष्ट्र के अधिकांश व्यक्ति जो भाषा समझते हुए बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा होती है। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान की ज़रूरत नहीं होती। फिर आती है एक मातृभाषा। मातृभाषा वो होती है जो बच्चा अपने आसपास परिवेश से सीखता है शुरू में, वो होती है मातृभाषा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 हम पढ़ चुके हैं। अब अगली है कूट भाषा। वह भाषा जिसमें किसी शब्द अथवा वाक्य को कोई कोड प्रदान किया जाता है उससे जिसे संबंधित कोड का ज्ञाता व्यक्ति ही समझ सकता है उसे कूट भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग सैनिक व गुप्तचर एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यानी कोडिंग में जो भाषा होती है, जैसे कुछ कोड होते हैं उनका फिक्स होता है कि इस कोड का अर्थ ये होगा, तो उन कोड का जो ज्ञाता है, जानकार है, वही उस भाषा को समझ सकता है। अगली है आधार भाषा। वह भाषा जो किसी दूसरी भाषा को जन्म देती है अथवा दूसरी भाषा के लिए किसी आधार का कार्य करती है उसे आधार भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत हो गई। संस्कृत से माना जाता है कि सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत को आधार भाषा मानते हैं। अब आती है आधेय भाषा। दूसरी भाषा से जन्म होना। वह भाषा जो मूल भाषा नहीं हो, जो किसी दूसरी भाषा के विकास से बनी हो, उसे आधेय भाषा कहते हैं। मूल भाषा या आधार भाषा तो संस्कृत हो गई, उसके अलावा जो भाषाएं होती हैं उनको आधेय भाषाएं कह सकते हैं, जैसे अपनी हिंदी हो गई। फिर आता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा। तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? इसे स्थानीय भाषा भी कहा जाता है। वह भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है उसे स्थानीय, क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे राजस्थानी है, ये सिर्फ राजस्थान में ही बोली जाएगी, तो ये क्या हो गई? प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा। अगला है संपर्क भाषा या वैश्विक भाषा। वह भाषा जो 2 भिन्न भाषी व्यक्तियों के संपर्क सूत्र का कार्य करती हैं। जैसे एक व्यक्ति को हिंदी अपने आती है, दूसरे को मान लीजिए चाइनीज आती है, तो
उन दो व्यक्तियों के कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होगी वो होती है संपर्क या वैश्विक भाषा। आज विश्व की एकमात्र संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसमें कोई भी दो राष्ट्रों के दो भाषाएं बोलने वाले लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आती है प्रचलित भाषा। वह भाषा जो अपने उद्भव काल से लेकर वर्तमान काल तक प्रचलित है, अर्थात जिसमें साहित्य रचना व लोक व्यवहार में कोई कार्य हो रहा हो, उसे प्रचलित भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत है, ये पहले से चली आ रही है। हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी जो भाषाएं हैं ये प्रचलित भाषाएं हैं। फिर आती है दोस्तों मृत भाषा। वह भाषा जो पहले कभी प्रचलन में थी किंतु वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, अर्थात जिसमें लोक व्यवहार व साहित्य रचना नहीं हो, यानी अब उस भाषा का उपयोग नहीं किया जाता हो, तो उसे मृत भाषा कहा जाता है। जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये जो भाषाएं ये पहले के टाइम में यूज की जाती थी, पर अब इनका कोई यूज नहीं किया जाता है, तो इनको मृत भाषा कहते हैं। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा दोस्तों वो होती है जिसमें इशारों अथवा संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस भाषा का प्रयोग मूक व बधिर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता है। ठीक है, एक ये भाषा हो गई। फिर आती है अपनी विभाषा। वे भाषाएं जिनकी व्याकरणिक संरचना व शब्द भंडार एक दूसरे से पूर्णतया अलग हों, उन्हें विभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी है, ये आपस में विभाषाएं हैं। फिर आता है दोस्तों बोली। भाषा का आरंभिक रूप जो है वो बोली कहलाता है। कोई बोली वो विस्तृत रूप में अगर हो जाती है तो उसको भाषा का रूप दे दिया जाता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसका कोई एक मानक रूप नहीं होता है। बोली का व्याकरण भी नहीं होता है। बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप ग्रहण करती है। ये मैंने आपको बता दिया कि बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप ग्रहण करती है। आगे बात करें दोस्तों, भाषा की प्रकृति या भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको भी हम इसी टॉपिक में कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भाषा है ये अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा व्यक्ति को वंशानुगत या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं होती है, अपितु व्यक्ति को स्वयं अर्जित करनी पड़ती है, अर्थात सीखनी पड़ती है। ये नहीं है कि भाई जो भाषा है ये वंश अनुगत मतलब इनबिल्ड होती है व्यक्ति के अंदर। भाषा है ये दूसरे लोगों से सुनकर ही सीखनी पड़ती है। ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसके अंदर भाषा पहले से ही होती है। भाषा सीखने का अनुकरण एक अच्छा माध्यम है, यानी भाषा का जो सीखने का माध्यम है वो अनुकरण, यानी दूसरों को देख देख कर सीखना या सुनकर सीखना एक बहुत अच्छा माध्यम है। भाषा परिवर्तनशील है, अर्थात उसका कोई एक अंतिम रूप नहीं होता। ये बात भी याद रखने की है, ये भाषा की विशेषता है। भाषा के शब्द भंडार व वाक्य रचना निर्धारण जलवायु पर आश्रित होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी कि 2 कोस पे पानी बदले, कुछ कोस पे ऐसे कुछ एक वो कहावत है। भाषा बदल जाती है, मतलब कुछ दूर जाने पर, कुछ किलोमीटर दूर जाने पर ही भाषा में परिवर्तन आ जाता है। भाषा के शब्द भंडार व वाक्य रचना निर्धारण जलवायु पर आश्रित होता है। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर होती है, अर्थात कारक चिन्ह पहले संज्ञा शब्दों के साथ मिलाकर लिखे जाते थे, किंतु वर्तमान में वे संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाने लगे हैं। भाषा आरंभ कठिन व जटिल होती है तथा धीरे धीरे सरल होती चली जाती है। भाषा का एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो भाषा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये जो सारी हैं ये कुछ भाषा की विशेषताएं हैं। इसी प्रकार हम कुछ इसके आगे चुनौतियां व भाषा के शिक्षण में कुछ चुनौतियां भी हैं, वो भी हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।